हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत को पढ़ रहे हैं। पद्मावत महाकाव्य में से हम लोग पढ़ रहे हैं नागमती वियोग खंड। तो नागमती वियोग खंड को पद्मावत का प्राण बिंदु कहा जाता है। आज मैं नागमती वियोग खंड से पद संख्या 15 को पढ़ा रही हूँ। आज का यह पद पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि पद संख्या 3 से लेकर 14 तक का जो वीडियो है वह मेरे चैनल पर अपलोड है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह पद। आज के इस पद में कवि जायसी ने जेठ माह का वर्णन किया है कि जेठ माह की भयंकर गर्मी का प्रभाव रानी नागमती के विरह पर किस प्रकार पड़ता है और इसके साथ ही साथ रानी नागमती के विरह को किस प्रकार बढ़ा देता है। तो चलिए आरंभ करती हूँ। जेठ जरै जग चलै लुआरा, उठहि बवंडर पर ही अंगारा। विरह गाजी हनुवंत हुई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। चारेहूँ पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। दही भई शाम नदी कालिंदी, विरह क आगी कठिन अति मंदी। उठे आगी और आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। अधजर भयु मासु तन सूखा, लागेऊ विरह काल होई भूखा। मासु खाई सब हाड़न लागे, अब हूँ आऊ आवत सुनी भागे। गिरी समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकही वह आगी। मुहम्मद सती सराहिए, जरे सो जस अस पियू लागे। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए कठिन शब्द के अर्थ। जेठ यानी ज्येष्ठ का महीना, जरे यानी जलना, जग यानी संसार, लुआरा का अर्थ है लू, उठई मन उठना, बवंडर तूफान को कहते हैं। हम लोग ग्रीष्म ऋतु में क्या देखते हैं, कभी कभी बहुत धूल भरी आंधी आती है, तूफान उठते हैं, उसी को बवंडर कहा गया है। परही यानी पड़ना, अंगारा मतलब आग, गाजी यानी गर्जन, हनुवंत हनुवंत कहा गया हनुमान जी को। लंका दाह मैंने लंका दहन, लंका को जलाना। तनु यानी शरीर। देखिए चारिहूँ, चारिहूँ मैंने चारों ओर। पवन, पवन का अर्थ होता है हवा, लेकिन यहाँ पर गर्म हवा से इसका संबंध है। झकोरे मैंने झकझोरना, दाही मतलब जलाना, पलंका यानी पलंग, दही मतलब जलकर, भई मतलब हो गई है, कालिंदी यानी यमुना, यमुना कौन है, सूर्य की पुत्री को कहा जाता है, उसका नाम है यमुना। अति मंदी यानी धीरे धीरे। शाम यानी श्याम या काली। नैन यानी नेत्र, सूझ मैंने दिखाई देना, मरो मतलब मरना। दुख बांधी मैंने दुख से बंध कर। अधजर मैंने अधजला। मासु तनु मैंने शरीर का मांस, लागेऊ मतलब प्रतीत होना यानी मानो। विरह काल यानी विरह रूपी काल यानी मृत्यु को कहा गया है। खाई मतलब खाना, हाड़न मैंने हड्डी, अबहू मैंने अब तो। गिरी यानी पर्वत, समुद्र मतलब सागर, शशि यानी चंद्रमा, मेघ बादल को कहा जाता है, रवि अर्थात सूर्य, सही मतलब सहन, सकही मने सकना। मोहम्मद मने कवि जायसी को कहा गया है मोहम्मद यहाँ पर। सती यानी रानी नागमती को कहा गया है। सराहिए मतलब सराहना करना। जरे यानी जलना। अस मने इस प्रकार, पीयू अर्थात प्रिय, लागी मतलब के लिए। तो अब चलिए मैं इस पद का प्रसंग समझाती हूँ और फिर पंक्ति की व्याख्या करूँगी। आज मैं जिस पद को पढ़ा रही हूँ उस पद का प्रसंग यही है कि राजा रत्नसेन के वियोग में रानी नागमती अत्यंत दुखी है। महीने पर महीने बीत गए हैं और राजा रत्नसेन अभी तक वापस रानी नागमती के पास लौटे नहीं हैं। तो राजा रत्नसेन के वियोग में रानी अत्यंत दुखी है, कि स्थिति अत्यंत दयनीय है। तो यहाँ पर जेठ महीने का वर्णन किया गया है कि अब जेठ का माह आ गया है और अभी तक राजा रत्नसेन रानी नागमती के पास वापस नहीं आए हैं। तो रानी नागमती इसीलिए जेठ माह का वर्णन करते हुए बताती हैं कि जेठ माह की गर्मी उनके दुख को यानी वियोग के दुख को किस प्रकार बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर कवि जायसी ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। देखिए प्रकृति का दो रूप में चित्रण होता है, एक होता है आलम्बन और दूसरा होता है उद्दीपन।
तो यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है कि प्रकृति जो है रानी के दुख को बढ़ा रही है, इसलिए यहाँ पर इसको उद्दीपन रूप कहा गया है। देखिए, जेठ जरे जग चले लुआरा, उठई बवंडर परही अंगारा। जेठ महीना आ गया है। जेठ महीना में भयंकर गर्मी पड़ती है और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि जेठ महीने से पहले कौन सा महीना आया था? बैसाख महीना। यानी बैसाख महीने में ही तो गर्मी आ गई, तो जेठ में गर्मी और अधिक बढ़ गई है। तो जेठ की गर्मी इतनी अधिक बढ़ गई है कि जरे जग, कि संसार जल रहा है। सूर्य की गर्मी, ताप इतना बढ़ गया है कि सारा संसार जो है जल रहा है। चले लुआरा, और क्या है? लू चल रहे हैं, गर्म हवा। लू मतलब गर्म हवा। तो गर्म हवा के चलने से सारा संसार जो है जल रहा है। उठई बवंडर पर ही अंगारा, और ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। अंगारा पर ही मतलब ये अंगारा आसमान से पड़ रहे हैं, आसमान से बरस रहे हैं। और उठई बवंडर, और चारों तरफ मानो एक बवंडर सा उठ रहा है, यानी गर्म हवा के कारण चारों तरफ मानो एक बवंडर तूफान सा उठ रहा है। विरह गाजी हनुमंत हुई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। अब यहाँ पर देखिए, हनुमान जी के उदाहरण से यहाँ पर रानी के विरह को व्यक्त किया गया है। विरह गाजी, यानी विरह गाजी यानी गर्जन करना, यानी विरह इतना अधिक बढ़ गया है कि मानो गर्जन कर रहा हो। विरह की अधिकता को बतलाने के लिए यहाँ पर गाजी शब्द का प्रयोग है कि विरह इतना अधिक बढ़ गया है, विरह गर्जन कर रहा है, यानी विरह का रूप बहुत भयंकर हो गया है। हनुमंत हुई जागा, ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जाग गया हो। जैसे कि हनुमान के पास बहुत शक्ति थी, लेकिन उनकी शक्ति को जब लंका जाने के लिए समुद्र पार करने का समय आया तो उनकी शक्ति को जगाया गया, उनकी भीतरी शक्ति को जगाया गया। तो ये जो भीतरी शक्ति का जगना, ये मानो ऐसा लग रहा है कि मानो विरह भी जाग गया है। किस तरह से? जैसे हनुमान के अंदर उसकी भीतरी शक्ति जाग गई थी। कब? वे समुद्र पार करके लंका गए थे। और क्या किया था? लंका दाह करे, और उन्होंने जाकर लंका को जला दिया था, लंका को दग्ध कर दिया था आग से। वैसे ही आज विरह जो है रानी के शरीर को भी क्या कर रहा है? जला रहा है। किस तरह से? जैसे कि हनुमान जी ने लंका को जला दिया था, वैसे ही मानो विरह भी आज रानी के शरीर में तनु लागा, यानी रानी के शरीर को क्या कर रहा है? जला के भस्म करने की कोशिश कर रहा है। चारिहु पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। अब देखिए, चूंकि जेठ का महीना है, हवा चल रही है, वो भी लू, गर्म हवा चल रही, बवंडर उठ रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि चारों पवन झकोरे आगी, कि चारों तरफ गर्म हवा के झकोरे क्या कर रहे हैं? आग बरसा रहे हैं। यानी चारों तरफ की हवाएं गर्म हो गई है, यानी हर तरफ से गर्म हवा ही चल रही है। उसके झकोरे जो हैं ऐसा लग रहा है आग लगा दे रही है। लंका दाही पलंका लागी, तो ये जो गर्म हवा के झोंके हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है कि इसने क्या किया है? रानी नागमती के शरीर को जलाने के साथ ही साथ क्या किया है? उसके सेज को भी, उसके पलंग को भी जला रही है। तो यहाँ पर भी रानी नागमती के विरह की व्यापकता का वर्णन किया जा रहा है कि चारों तरफ से क्या है? गर्म हवा के झोंके चल रहे हैं, और ये गर्म हवा के झोंके रानी को जलाकर राख कर दे रहे हैं। तो ये गर्म हवा के झोंके क्या? विरह के झोंके। क्योंकि जेठ महीना में गर्म हवा के चलने के कारण हम लोगों का शरीर जलने लगता है, तो यहाँ पर रानी नागमती का कहना है कि ये गर्म हवा मानो विरह के कारण चल रहे हैं, और जिसने रानी के शरीर को जलाने के साथ साथ रानी के पलंग यानी उसके सैया को भी जला दिया है या जला रही है। दही भई साम नदी कालिंदी, विरह का आगी कठिन अति मंदी। अब यहाँ पर रानी नागमती का कहना है कि विरह की आग इतनी भयंकर है कि उसने क्या किया है? दही भई माने उसने जला दिया है। किसे जला दिया है? नदी कालिंदी, कालिंदी नदी यानी यमुना नदी को जला दिया। यमुना कौन है? सूर्य की पुत्री को कहा जाता है। तो यमुना नदी को भी विरह ने जला दिया है, जिसके कारण नदी का रंग कैसा हो गया है? साम यानी श्याम रंग का हो गया। नदी का रंग जो है काला पड़ गया है। तो यहाँ पर
चूँकि यमुना नदी का रंग काला ही है, फिर भी रानी नागमती का कहना है कि विरह के आग में जलने के कारण ही नदी का भी रंग, यानी विरह के आग में जलने के कारण यमुना नदी का रंग भी कैसा हो गया, श्याम रंग हो गया है। और विरह का आगी कठिन अति मंदी, और ये विरह की जो आग है वो क्या, अति मंदी, यानी धीरे 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 करके जो उठ रही है, उस उठने से क्या हो रहा है, विरह की आग जो है अत्यंत भयंकर है। देखिएगा, आप सभी जानते हैं जब आग लगती है तो तुरंत बहुत प्रचंड रूप नहीं लेती है आग, पहले बहुत ही धीरे धीरे करके जलती है। आप लोगों ने सुना होगा कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है बड़े बड़े बिल्डिंग में, बड़े बड़े दुकानों में, तो क्या आग पहले ही प्रचंड रूप धारण करती है? पहले प्रचंड रूप नहीं रहता है आग का। पहले आग जो है बहुत ही धीरे धीरे अपना रूप लेती है, यानी आग बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते उसका रूप जो है एकदम भयंकर हो जाता है, विकराल हो जाता है। तो रानी नागमती का भी यही कहना है कि ये विरह की जो आग है ना, ये अति मंदी, बड़ी धीरे धीरे से जल रही है, लेकिन इसका रूप जो है बड़ा भीषण होने वाला है, यानी ये भीषण रूप में परिणत हो जा रही है, यानी ये भीषण रूप में परिणत हो गई है। तो इसलिए रानी नागमती कह रही है ये विरह की आग अत्यंत भयंकर है। उठे आगी और आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि जेठ महीने में जब धूल भरी आंधी चलती है तो हम लोगों की आंखें धूल से भर जाती है, हमें कुछ दिखाई देता ही नहीं है, रास्ता नहीं सूझता है। तो इसी के तरफ इशारा करके रानी नागमती का कहना है, उठे आगी और आवे आंधी, कि चारों तरफ से मानो आग ही आग जल रहा है। आवे, उठे आगी, यानी चारों तरफ से आग जल जल कर उठ रहे हैं, आग की प्रचंड ज्वाला मानो दिखाई दे रही है। तो ये आग की प्रचंड ज्वाला क्या है, तेज धूप, ये है आग की प्रचंड ज्वाला, जिससे रानी नागमती कह रही गर्मी अत्यंत बढ़ गई है, विरह की आग अत्यंत बढ़ चुकी है। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं, आवे आंधी, और इसके साथ ही साथ क्या, विरह के जो झकोरे बह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है गर्मी के मौसम में, जेठ के महीने में आंधी भी आती है, तो उससे क्या हो रहा है, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। रानी नागमती को ऐसा लगता है कि चारों तरफ विरह की आग के जलने के कारण और विरह की आंधी चलने के कारण उनके आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मरो दुख बांधी, और वो विरह के दुख में बंध कर क्या हो रही है, मर रही हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रही है। अदजर भयउ मासु तन सूखा, लागे विरह काल होई भूखा। अब रानी नागमती कहती है कि विरह के आग में जलकर रानी नागमती क्या हो गई है, उनका शरीर अधजला है, आधा जल गई है, और उनके शरीर का जो मांस है वो आग में जल करके क्या हो गया, सूख गया है। इसके साथ ही साथ कहती है क्या, लागे, माने ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो विरह जो है क्या है, काल बनकर, काल यानी मृत्यु बनकर, होई भूखा, यानी वो भूखा है इसलिए मुझे खाना चाहता है या फिर मुझे खा रहा है। यानी विरह क्या कर रहा है, रानी के शरीर को खाता जा रहा है, यानी समाप्त कर दे रहा। रानी विरह के आग में जलकर सूख गई हैं, वो आधी जल गई हैं, यानी रानी का शरीर क्षीण होता जा रहा है। मासु खाई सब हाड़न लागे, अबहू आओ आवत सुनी भागे। तो रानी नागमती का कहना है कि यह विरह ने तो मेरे शरीर के मांस को खा लिया है, अब हाड़न लागे, माने अब हड्डियों को खा रहा है। पहले तो मांस खाया, अब हड्डियों को खा रहा है। अबहू आओ आवत सुनी भागे। तो उसे राजा रत्नसेन पर इतना भरोसा है, राजा रत्नसेन की शक्ति पर इतना भरोसा है कि वो कहती हैं कि अब प्रिय आप आ जाइए, आपके आने से यह विरह जो है भाग जाएगा। आवत सुनी भागे, मैं आपके आने की खबर सुनकर के ही यह विरह भाग जाएगा। तो यहाँ पर कवि जायसी ने रानी नागमती के विरह की अत्यंत मार्मिक दशा का वर्णन किया है कि रानी नागमती विरह में कितनी दुखी है। गिरी समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकहीं वह आगी। रानी नागमती का कहना है पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल, सूर्य, ये सारे जो प्रकृति के उपादान हैं, ये भी सही न सकहीं वह आगी, उस आग को यानी गर्मी को नहीं झेल पा रहे हैं। अर्थात गर्मी हर तरफ
फैल गई है। गर्मी का प्रकोप हर जगह दिखाई दे रहा है। पर्वत, समुद्र, बादल, चंद्रमा, सूर्य, हर जगह गर्मी का प्रकोप छा गया है। इस प्रकोप के बारे में कहा जा रहा है, या गर्मी की व्यापकता को कहा जा रहा है कि पर्वत है, समुद्र है, बादल, चंद्रमा ये गर्मी को नहीं सह पा रहे हैं, गर्मी की आग को नहीं सह पा रहे हैं, उसकी ज्वाला को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद सती सराय ये जरे जो अस पियू लागी। तो मोहम्मद यानी कवि जायसी। तो कवि जायसी का कहना है कि सती सराय, सती यानी रानी नागमती, रानी नागमती के सतीत्व की सराहना कीजिए। सराय मतलब सराहना कीजिए। जरे जो जस पियू लागे, जरे जो माने जो जल रही हैं, अस माने इस तरह से, पियू लागी मतलब अपने प्रियतम के लिए, राजा रत्नसेन के लिए। जो राजा रत्नसेन रानी नागमती को छोड़कर चले गए हैं, उनके वियोग में उनके इंतज़ार करते हुए रानी नागमती विरह के आग में जल रही है, उनका इंतज़ार कर रही है। तो इसीलिए कवि जायसी का कहना है कि हमें रानी नागमती के सतीत्व की सराहना करनी चाहिए। तो इस प्रकार कवि जायसी ने रानी नागमती के विरह की व्यापकता को, विरह की मार्मिकता को यहाँ पर चित्रित किया है। तो इस प्रकार कवि जायसी ने जेठ माह में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन, उसकी गर्मी, उसके ताप का प्रभाव रानी नागमती के विरह को किस प्रकार बढ़ा देता है, इसका बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तो अब चलिए मैं विशेष लिखवा दूँ। विशेष पहला, प्रस्तुत पद में कवि जायसी ने रानी नागमती के विरह वेदना को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरा, कवि जायसी ने 12 मासा वर्णन के अंतर्गत जेठ महीने की भयंकर तपन गर्मी का चित्र खींचा है और इस महीने का रानी नागमती के विरह पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका सुंदर वर्णन किया है। तीसरा देखिए, कवि जायसी ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्र खींचा है। जेठ महीने में होने वाली प्राकृतिक परिवर्तन रानी नागमती के विरह को बढ़ाने में उद्दीपक की भूमिका निर्वाह करते हैं, जैसे लू का चलना, बवंडर उठना, चारों तरफ गर्म हवा का बहना इत्यादि। चौथा, प्रस्तुत पद में दोहा और चौपाई छंद है। तो दोहा और चौपाई किसे कहते हैं, ये भी एक बार जान लीजिए। दोहा यह अर्धसमात्रिक छंद है, यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं। तुक प्राय दूसरे और चौथे चरण में ही होता है। चौपाई देखिए, यह मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और अंत में गुरु होता है। तो परिभाषा भी जरूरी है, इसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगला, प्रस्तुत पद में निम्न अलंकार का प्रयोग मिलता है। पहला, अनुप्रास अलंकार। जेठ जरे जग में ज वर्ण की आवृत्ति, सती सराय में स वर्ण की आवृत्ति, जरे जो में ज वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ख देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। लागे विरह काल होई भूखा। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विरह ही काल बन गया है, तो यहाँ पर चूंकि माना गया है इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा, उपमा अलंकार। विरह गाजी हनुमंत होई जागा। तो यहाँ पर विरह की तुलना किससे की गई है, हनुमान जी के जागृत होने से। काव्य भाषा ठेठ अवधि है। सातवां, प्रमुख रस विप्रलंब या वियोग श्रृंगार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।